नमस्ते। मैं प्राध्यापक डॉक्टर रेवो भारत स्वाड़कर रेणुका उर्दू गज़ल वर्कशॉप में आज हम पार्ट 2 के बारे में सुन रहे हैं, जिसका टाइटल है गज़ल का अरबी छंद शास्त्र। ये जो अरबी छंद शास्त्र है, ये पहली बार अरबस्तान में लिखा गया और उसमें रदीफ का समावेश, रदीफ उसमें इंक्लूड नहीं था। लेकिन जो फारसी शायर है, उन्होंने रदीफ गज़ल में लेना शुरू कर दिया और कुछ नए छंद भी उसमें एडिशन कर दिए। अब ये अरबी छंद शास्त्र किसने लिखा है? अरबी छंद शास्त्र लिखने वाले खलील अहमद बसरी, ये बसरा के रहने वाले थे और इन खलील अहमद बसरी, इनको ग्रीक छंद शास्त्र का भी बहुत अच्छा नॉलेज था, उसके जानकार थे। वो सिर्फ ग्रीक छंद शास्त्र ही नहीं जानते थे, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि खलील अहमद बसरी, इनको संस्कृत भाषा के बारे में भी वो जानते थे। और ये जो विद्वान एक बार मक्का शरीफ के पास जो धोबी घाट है, जो धोबी घाट से जा रहे थे और उन्होंने देखे कि एक धोबी पत्थर पर जो कपड़े हैं वो जोर जोर से पटक पटक के धो रहा था। खलील साहब एक नज़र से उसके तरफ देखने लगे। वो जब कपड़े पटकता है तो उसका जो आवाज़ होता है, वो दो आवाज़ के बीच का अंतर, डिस्टेंस, ध्वनि, तो क्या साउंड निकलता है, और लय, रिदम, ये सब का बहुत अच्छा समन्वय और उसका प्रोसेस, ये बहुत देर तक बड़े आनंद से, बड़े आश्चर्य के साथ वो देखते रह गए, सुनते रह गए। और फिर उनका जो दिल है वो बड़े आनंद से भर गया और उन्होंने कहा कि ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो ये ध्वनि एक शास्त्र, छंद शास्त्र के उत्पत्ति के लिए गूढ़ प्रेरणा रूप है। और उनके दिमाग में जो आवाज़ से, उनके दिमाग में जो शब्द आते गए, उनके दिमाग में जो उसकी लहरें आती गई, वो था फल, 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 ऐसे ध्वनि लहरी उनके दिमाग में चलने लगी और इससे
फऊल शब्द ध्वनि गज़ल के छंद शास्त्र के उत्पत्ति के लिए एक कारण बन गया। जैसे तुन, ये जो स्वर है, ये तुन स्वर स्वर शास्त्र के उत्पत्ति का मूल है, ओरिजिन है। उसी तरह फऊल, फऊल, फऊल गज़ल छंद शास्त्र का आद्य गण मान्यता प्राप्त है, या उसको मानते हैं कि ये आद्य गण है। कौन सा? फऊल। यहाँ पे मैं आपको एक वाल्मीकि ऋषि की बात कहता हूँ। वाल्मीकि ऋषि, इन्होंने अनुष्टुभ छंद, ये जो छंद तैयार किया, उसकी प्रेरणा वाल्मीकि ऋषि को क्रौंच वध की जो प्रसंग था, जो घटना थी, उस घटना से उन्हें वो अनुष्टुप छंद की उत्पत्ति मिली। ऐसी ही प्रेरणा, इंस्पिरेशन, ये धोबी घाट के प्रसंग से हज़रत खलील अहमद बसरी इनको मिल गई। इस छंद शास्त्र को अरूज कहते हैं, अरूज, अरूज कहते हैं। इसका भी एक कारण है, इसका भी एक रीज़न है कि इस छंद शास्त्र को अरूज ऐसा नाम क्यों दिया गया। वो कारण ऐसा है कि मक्का शरीफ, यहाँ पे इस छंद शास्त्र की प्रेरणा खलील अहमद बसरी साहब को मिली, और मक्का शरीफ एक नाव, अस्त्र है, या अरूज इस शब्द का जो अर्थ है, अरूज शब्द का अर्थ उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी इंग्लिश में इसे जनरेशन, प्रोडक्शन, जैसा निर्माण होना। तो मक्का शरीफ का एक जो नाम है वो अस्त्र है, इसलिए इसका नाम जो है अरूज, बोले तो उत्पत्ति, ऐसा हो गया। अब हम दूसरा मुद्दा, ये तो प्राइमरी लेवल की बातें हो गई, और अभी हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। छंद शास्त्र और उसके शुद्ध गणबिंब, इसके बारे में हम अभी कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि फऊल, ये जो आद्यगण है, इस आद्यगण के आधार पर हज़रत खलील अहमद बसरी, इन्होंने 10 गणबिंब, गणबिंब इसको मराठी में वृत्त कहते हैं, छंद कहते हैं, बहर करते हैं, ऐसे 10 गणबिंब उन्होंने तैयार किए। किसके आधार पर? फऊल, इस आद्यगण के आधार पर हज़रत खलील अहमद बसरी, इन्होंने 10 गणबिंब तैयार किए। और हज़रत खलील के बाद और जो विद्वान थे, उन्होंने इसमें
उपछंद की भी निर्मित की, और ये जो ओरिजिनल छंद है उसमें वो एडिशनल हो गए। जैसे संस्कृत छंद शास्त्र में 8 गण है, उसी तरह अरबी छंद शास्त्र में 8 श्रुति है। संस्कृत में 3 अक्षरी गण होते हैं। अक्षर बोले तो हर्फ, 3 हर्फों का गण संस्कृत में होता है। और अरूज में गण और श्रुति 5 और 7 अक्षरी होते हैं। और कुछ नए छंद उसमें और एडिशन भी हो गए। अब मैं आपको ये जो 10 शुद्ध गण बिंब है उनके बारे में, उनका वो जो गण है वो गण का अरेबिक नाम क्या है, उसका वजन क्या है, और कौन सा छंद है, शुद्ध गण है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये 10 है, ये आप अभी लिखना मत, क्योंकि मैं इस मेरे लेक्चर के बाद में इसका फ़ोटो निकाल के, ये 10 शुद्ध गण बिंब का फ़ोटो निकाल कर मैं अपने ग्रुप पर डाल दूँगा। वो आप उसमें गड़बड़ न हो जाए, नीचे ऊपर न हो जाए, इसलिए मैं खाली अभी ये आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप अभी लिखो मत, खाली सुनो। पहला जो गण है ओरिजिनल, कौन सा, इसके पहले मैं अभी आपको बताया। फौलुन, फौलुन, और इसका वजन है लगागा। ल 1 मात्रा, गा 2 मात्रा। और कौन से छंद में ये शुद्ध गण है, उस छंद का नाम। तो पहले फौलून, वजन लगागा, और शुद्ध गण मुतकारिब छंद, इसका नाम है मुतकारिब छंद। फाअलुन, इसका वजन है गा लगा, और इसको कहते हैं मुतदारिक छंद। तीसरा है मफाइलुन, इसका वजन है ल गा गा गा, ल गा गा गा, 3 बार गाए ल के बाद में, ल गा गा गा। और इसे कहते हैं ह ज झ छंद, हजज, ह ज झ, हजज छंद। चौथा जो है मुसत फैलून, ऐसा इस शुद्ध गण बिंब का नाम है मुसत फैलून, और इसका वजन है गा गा लगा, और इसका शुद्ध गण है, उसका नाम है र ज झ छंद, रजज छंद। पांचवा जो है उसका नाम है मफाइलतुन, मफाइलतुन, और इसका वजन है लगा ललगा, लगा ललगा, और इसका नाम है वाफिर छंद। छठा है मुतफाइलून, मुतफाइलून, इसका वजन है ललगा लगा, ललगा लगा, और इसका नाम है कामिल छंद, कामिल छंद। सातवां है फाइलातुन, फाइलातुन, और इसका वजन है गाल गागा,
वजन क्या है? गा लगा गा। और छंद का नाम क्या है? इसको कहते हैं रमल छंद। 8वां है मफुलातू। मफ ऊ दीर्घ है, मफउलातू। और इसका वजन है गा गा गाल, गा गा गाल। और छंद का नाम है मनसरीह छंद, मनसरीह छंद। 9वां लास्ट बट वन, 9वां शुद्ध गण बिंब का नाम है मुसत फलून, मुसत फलून। और इसका वजन है गागा लगा। और इस छंद का नाम है खफीफ मुक्तजब छंद। क्या नाम है? खफीफ मुक्तजब छंद। और लास्ट 10 नंबर फ़ाअलातुन, फ़ाअलातुन। इसका वजन है गाल गा गा। और इसको छंद का नाम है मुजरीय छंद। अब इसमें जो चौथा और 9वां गणबिंब है उसके मात्रा या वजन के दृष्टि से वो हमें सरीके लगते हैं, ऐसा है, फिर भी वो अलग अलग है। मनफसल मत्सल। 4 नंबर पे क्या है? मसत फैलून। और 9 नंबर पे क्या है? मसत फलून। इसमें क्या फ़र्क है? मुसत, मुसत कॉमन है, फ दोनों में कॉमन है। ऊपर ई, पहला ई है और 90 नंबर पे ओ है। ये स्वर उच्चारण में फ़र्क है। चौथे नंबर में दोनों की भी वज़न जो है वो एक ही है, लेकिन उसमें उच्चारण में जो मुसत फैलून और मुसत फलून, ई और अ, ई रस्व पहला ई और अ, ये स्वर में फ़र्क है। इसलिए वज़न दोनों का कैसा है? गागा लगा, गागा लगा दोनों का भी। चौथा मुसत फैलून, वज़न गागा लगा। 9वां मुसत फलून, वज़न गागा लगा। उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, ये बड़े बारीकाई से ध्यान से आपको स्टडी करना है कि 4 नंबर में रजज छंद में रस्व ई है और खफीफ मुक्तजब छंद में ओ है। बाकी सब जो गण अक्षर है, जो हर्फ है, वो सरीखे है। सिर्फ फ़र्क कहाँ है? ई और अ स्वरोच्चार में फ़र्क है। तो ये इसलिए अलग अलग है। अभी हम इसको गण विभाग, अभी नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबल्स। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मुतफैलुन, इसमें ललगा लगा, इस गण के शुरुआत में दो लघु है, ललगा, तो वो लघु ही आना चाहिए। वो 2 ल को मिला के एक गुरु नहीं चलता। मुतफैलुन, ललगा ललगा लगा, इसमें ये जो शुरुआत में 2 ल है तो वो लघु ही आना चाहिए। वहाँ पे
गुरु हर्फ हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे यहाँ पे दो लघु ही हर्फ आना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, वो मुस्तफलून हो जाएगा, मुस्तफलून हो जाएगा। इसलिए आपको ये प्रिकॉशन बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। अब मैं आपको इसमें जो छंद शास्त्र के कुछ नियम हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। पहला जो है वो कंसेप्ट है, उसका नाम है सबब, सबब। हम अगर शब्दकोश देखेंगे तो उस शब्दकोश में सबब, इसका जो मीनिंग है वो कारण, रीज़न। हम बोलते हैं ना, कुछ भी सबब ही बोल रहा है यार तू, मतलब कुछ भी रीजंस दे रहा है। तो सबब का मतलब कारण ऐसा होता है। हमारे डे टू डे लैंग्वेज में ऐसा होता है कि नहीं? होता है। लेकिन अभी जो मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ वो ध्यान में रखो कि हमारे दिमाग में सबब का मतलब कारण या रीज़न ऐसा होता है, लेकिन छंद शास्त्र में सबब दो मात्राओं का जो उच्चार है उसे सबब कहते हैं। दो मात्राओं का उच्चार, दो लघु या एक गुरु, इसको हम सबब कहते हैं। सबब मतलब मात्रा कितने? दो। या तो दो लघु होना चाहिए या फिर एक क्या होना चाहिए, आप बताइए। सबब का मतलब दो मात्रा, दो लघु होना चाहिए, 1 + 1 दो मात्रा हो गए, या फिर गुरु होना चाहिए, गुरु दो मात्रा है। जो दो मात्रा का उच्चार है उसे सबब कहते हैं। छंद शास्त्र में उसे सबब कहते हैं। हम जो रीज़न बोलते हैं ना, वो नहीं। यहाँ पे सबब का मतलब दो मात्रा, आइदर दो लघु और 1 गुरु। ये हो गया पहला सिलेबल का रूल, सबब। अब दूसरा देखेंगे, 3 है ऐसे, बस 3 ही है। तो उसमें हम अभी सेकंड देखेंगे। पहला क्या देखे हमने? सबब। अब दूसरा जो है रूल, उसको करते हैं वतद, वतद। ये हमारे बोली भाषा में या हमारे व्यवहारिक भाषा में वतद, इसका जो मीनिंग है वो है लकड़ी की खुंटी। लकड़ी की खुंटी को वतद कहते हैं। हमारे व्यवहारिक भाषा में वतद मतलब लकड़ी की खुंटी। लेकिन फारसी छंद शास्त्र में वतद का मतलब है 3 मात्रा का गण। ये 3 मात्रा का गण जो है उसको क्या कहते हैं? वतद। 2 मात्रा का गण है उसको क्या कहते हैं? सबब। 3 मात्रा का गण है तो छंद शास्त्र सीख रहे हैं हम, तो छंद शास्त्र के मुताबिक
तीन मात्रा का जो गण है उसे वतद कहते हैं, व त द। अब तीसरा और आखिरी रूल हम देखेंगे, इसका नाम है फासला। फासला, फा स ला। हमारे व्यवहारिक भाषा में, हमारे डे टू डे लैंग्वेज में फासला का मतलब क्या है, या शब्दकोश देखेंगे आप तो शब्दकोश में फासला का मीनिंग क्या है? फासला का मीनिंग है दूर का अंतर, लॉन्ग डिस्टेंस, फासला, डिस्टेंस। तो छंद शास्त्र में ये दूर का अंतर वगैरह ये नहीं है। जैसे हमने देखे, वतद का क्या मतलब है? लकड़ी का खुंटा या खुंटी। लेकिन छंद शास्त्र में क्या है? तीन मात्रा का गण है। सबब क्या है? दो मात्रा का गण है। वतद क्या है? तीन मात्रा का गण है। अब फासला, अब लॉजिकली मुझे बताओ, फासला में, छंद शास्त्र में फासला का मतलब कितने मात्रा होते हैं, जिसको हम फासला कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मुझे आपसे ये उत्तर चाहिए, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। दो हर्फ का अगर गण है, दो मात्रा का जो गण है, हर्फ नहीं, दो मात्रा का जो गण है उसे सबब कहते हैं। तीन मात्रा का जो गण है उसको वतद कहते हैं। और कितने मात्रा के गण को हम फासला बोलेंगे। ये तीसरा और आखिरी ये है। दो मात्रा, तीन मात्रा, उसके बाद में लॉजिकली कितने मात्रा? चार मात्रा। सो चार मात्रा का जो गण है उसे छंद शास्त्र में क्या कहते हैं? फासला कहते हैं। अभी हम फिर से थोड़ा रिव्यू लेंगे कि गा या ल दो मात्रा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? गा या ल इसको क्या कहेंगे? नंबर एक, सबब। गाल अथवा लगा, कितने मात्रा हो गए? गाल या लगा, मात्रा कितने हो गए? तीन। गा के दो मात्रा, ल की एक मात्रा, 2 + 1 = 3। लगा के भी वैसे, ल की एक मात्रा, गा के दोन मात्रा। तो गाल अथवा लगा, ये क्या है? ये वतद है, वतद। और ललगा अथवा गालल, ललगा, लगा, और गा ल कितने मात्रा होते? ललगा, ल की एक मात्रा, फिर दूसरा ल है उसकी एक मात्रा, और गा के दोन। 1 + 1 + 2 = कितने? 4, चार मात्रा। वैसे ही गालल, गा के दो मात्रा, ल की एक मात्रा, फिर ल की एक मात्रा, 2 + 1 + 1 = 4। तो ललगा अथवा गालल, इसको क्या कहते हैं? चार मात्रा का जो गण है उसको क्या कहते हैं? उसको फासला कहते हैं, फासला। तो हमने अभी तीन छंद शास्त्र के बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो सीखे हैं। मैं अभी आपको एक
होमवर्क देता हूँ कि आप सबब के 5 शब्द लिखे, वतद के 5 शब्द लिखे, फासला के 5 शब्द लिखे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला कौन सा? सबब, मात्रा गा और ल 2 मात्रा। वतद 3 मात्रा, गाल और लगा, ये वतद के 3 मात्रा। और फासला ललगा और गालल, इसके 4 मात्रा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि सबब के 5 शब्द, वतद के 5 शब्द और फासला के 5 शब्द आप लिख गए और अपने रेणुका उर्दू गज़ल वर्कशॉप के ग्रुप पर इसे पोस्ट करें। अब थोड़ा और डीप में जाना चाहते हैं आप, और थोड़ा डीप में जाएंगे तो जो सबब है वो सबब के 2 प्रकार है। वैसे वतद के 2 प्रकार है और फासला के भी 2 प्रकार है। ये थोड़ा और हम डीप में जा रहे हैं। अभी हमें ये 3 तो गण समझ में आ गए। नंबर 1 सबब, नंबर 2 वतद, नंबर 3 फासला। अब हम और थोड़ा डीप में जाएंगे कि सबब के 2 उप प्रकार है, वतद के 2 उप प्रकार है और फासला के भी 2 उप प्रकार है। वो क्या है? तो पहला हम देखेंगे कि सबब के 2 उप प्रकार है। नंबर 1 सबब एक खफीफ। पहला उप प्रकार कौन सा है? सबब ए खफीफ, ख फी फ, सबब ए खफीफ। और दूसरा है सबब ए सकील, सबब ए सकील। तो दोनों में सबब ए कॉमन है। पहले में क्या है? ख फी फ, खफीफ। दूसरे में क्या है? स की ल, सकील। सो सबब ए खफीफ और सबब ए सकील। इसका मतलब क्या है कि जब 2 हर्फ लघु या एक गुरु या एक लघु और उसके बाद में जो हलंत, जिसे लंगड़ा कहते हैं, ऐसा अगर व्यंजन का शब्द आ गया तो उसे सबबे खफीफ कहते हैं। तो सभी एक खफीफ ये लिखते वक्त लिखते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सबबे खफीफ। जैसा, अब इसका उदाहरण देता हूं। गा, गल, सद, ऐसा। और जो 2 लघु आते हैं और इजाफत लगती है तो उसे सबबे सकील कहते हैं। तो खफीफ का जो मीनिंग है वो है शॉर्ट में, और
शकील का अर्थ होता है एक्सेंट देके, बोले तो वो स्वरोच्चार, एक पे एक्सेंट, एक्सेंट मतलब भार, आघात, दोनों भी लघु है, लेकिन एक पर कम आघात होता है और दूसरे पर ज़्यादा आघात होता है। समझ में आया? अब हम दूसरा जो वतद है, वतद के जो दो उप प्रकार है उसके बारे में। वतद का मतलब कितने अक्षरों की श्रुति वतद में होती है? तीन अक्षरों की श्रुति वतद में होती है। तो उसके दो उप प्रकार ऐसे है। पहला है वतद मजमू, वतद मजमू, मू दीर्घ, मजमू, और वतद मफरूक, वतद मफरूक। पहला जो है मजमू और दूसरा जो है मफरूक। तो मजमू और मफरूक, इसमें क्या फर्क है? तो दो लघु है और एक हलंत अक्षर है, बोले तो लंगड़ा है, ऐसा है। या एक लघु और एक गुरु मिलकर जो शब्द बनता है तो उसे वतद मजमू ऐसा बोलते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि दो लघु और एक हलंत या लंगड़ा अक्षर है, या एक लघु और एक गुरु मिलकर जो शब्द बनता है उसे वतद मजमू कहते हैं। जैसे असद, द हलंत है, लंगड़ा है, असद। जगत, जगत में त कैसा है? हलंत है, बोले तो लंगड़ा है। अता, तदा, ऐसे शब्द है, इनको वतद मजमू कहते हैं, कि जिसमें दो लघु और एक हलंत अक्षर है, लंगड़ा है, जिसका ऐसा एक तिरछी रेशा उसके नीचे, जैसे असद, जगत, ऐसा जो है तीसरा हलंत, उसे वतद मजमू कहते हैं। अब हम वतद मफरूक इसका देखेंगे कि अगर पहला या आखिरी लघु गुरु है, या पहला गुरु और उसके बाद में लघु, ऐसा अगर शब्द है तो उसे वतद मफरूक कहते हैं। तो क्या है? फिर से एक बार, पहला अथवा या वो आखिरी में लघु गुरु रहेगा, या पहला गुरु और उसके बाद में लघु अक्षर पर वतद मफरूक। इसका मतलब, मफरूक का मतलब फर्क, उसमें फर्क किया हुआ दिखाई देता है। इसके उदाहरण आपको देता हूँ तो आपको समझ में आने में आसानी हो जाएगी। तो पहला जो है वतद मजमू का उदाहरण क्या है? असद, जगत, इसमें द
असद में का द और जगत में का त कैसा है? हलंत है, लंगड़ा है। उसको ऐसी नीचे तिरपी ऐसी रेश मारे वाली रहती है। और अब हम देखेंगे कि वतद मफरूक, इसका उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है धर्म, धर्म, कर्म, जाड़, कृत्य, भाल आदि। तो ये वतद मफरूक है कि जिसमें वतद मफरूक में जो फर्क होता है वो या तो पहला या आखिरी लघु गुरु रहेगा, या पहला गुरु और बाद में लघु, ऐसे शब्द को वतद मफरूक मीनिंग फर्क उसमें किया है। जैसे धर्म, कर्म, जाड़, कृत्य। तो ऐसे जो शब्द है उसे हम क्या कहेंगे? वतद मफरूक ऐसा कहते हैं। और अभी बस अभी एक लास्ट बाकी है, फासला। अब तक हमने क्या देखे कि जो गण विभाग है, सिलेबल्स है, उसमें जो 3 प्रकार है, सबब, वतद और फासला। और ये तीनों के दो उप प्रकार है। कौन से? सबब के 2, सबबे खफीफ और सबबे सकील। वतद के 2 प्रकार है, वतद मजमू और वतद मफरूक। अब हम देखेंगे लास्ट में, बस एक 5 मिनट और मुझको थोड़ा सह लीजिए, क्योंकि ये ग्रामर है, छंदशास्त्र है और ये अरेबिक छंदशास्त्र है। तो हम ये जो कंसेप्ट है ये समझ ले, ये हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या फ़र्क है। आपको डीप में लेके जा रहा हूँ कि खाली ऊपर नहीं पढ़ा रहा कि ये सबब है, ये वतद है, ये फासला है, बस हो गया ख़त्म। तो सबब के 2 उप प्रकार, वतद के 2 उप प्रकार और फासला के भी 2 उप प्रकार, उसके सब टाइप फासला के कौन से है, उसके क्या नाम है? फासला के ये मात्रा कितने हैं? सबब के मात्रा 2, वतद के मात्रा 3, फासला के मात्रा 4। और फासला के 4 मात्रा के इस फासला के 2 सब टाइप्स है। एक को कहते हैं फासला सुगरा, गरा एक जगह पे जोड़ना, सुगरा, फासला सुगरा। और दूसरा है फासला कुबरा, सुगरा और कुबरा, फासला सुगरा, फासला कुबरा। सो फासला तो कॉमन है दोनों में, फ़र्क क्या है? पहला है सुगरा और दूसरा है कुबरा, सुगरा कुबरा, ऐसे 2 उप प्रकार है। अब हम देखेंगे कि जो गण में पहले 3 लघु अक्षर के बाद पहले 3 लघु अक्षर है और चौथे अक्षर में हलंत अक्षर है, हर्फ है, हलंत लंगड़ा अक्षर है, या ये एक कंडीशन हो गई कि 3 लघु और चौथा लंगड़ा, बोले तो हलंत। और दूसरी सिचुएशन, और किंवा और
दो लघु और एक गुरु, दो लघु और एक गुरु, अगर ऐसा हर्फ आता है तो उसे फासला सुगरा कहते हैं। फासला सुगरा कब? दो कंडीशन है उसमें। पहला, तीन लघु और चौथा हलंत, या फिर दो लघु और एक गुरु, मात्रा तो चार ही होती है। उसे अगर ऐसा कंडीशन है, कैसी कंडीशन? फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि फासला सुगरा में पहले तीन हर्फ लघु रहते हैं और चौथा हलंत या लंगड़ा रहता है। ये एक कंडीशन हो गई। और दो लघु और एक गुरु ऐसा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे फासला सुगरा, सुगरा, SUGRA, सुगरा, SUGRA, फासला सुगरा कहते हैं। सुगरा का मीनिंग क्या है? सुगरा का मीनिंग नज़दीक का, अपने नज़दीक का, नियरेस्ट, अपने पास का, नज़दीक का। मराठी में जवळचा, नियरेस्ट, अपने पास का। इसके उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कहीं के फासला सुगरा के, तो आपके ये समझ में आएगा। एक शब्द है जड़वत, ज-ड-व, ज-ड-व, तीन क्या है? क्या है तीन? ज-ड-व, तीन लघु है। और त हलंत है, लंगड़ा है, तो जड़वत। उसके बाद में भगवत, भ-ग-व, तीन लघु है और त हलंत है। उसके बाद में कविता, कविता फासला सुगरा है। सविता, सविता फासला सुगरा का उदाहरण है। अब कविता, सविता, ये उदाहरण हमने देखे। अब हम देखेंगे फासला कुबरा। यह हमने क्या देखे अभी? फासला सुगरा। फासला सुगरा के बाद फासला का दूसरा उप प्रकार, सब टाइप है फासला कुबरा। कुबरा, KUBRA, कुबरा, KUBRA, कुबरा, फासला कुबरा। जब चार लघु हर्फ के बाद, ध्यान से सुनिए, फासला कुबरा, जब चार लघु हर्फ, हर्फ मतलब अक्षर, चार हर्फ के बाद पांचवा जो हर्फ आएगा वो कैसा रहेगा? वो हलंत रहेगा, वो लंगड़ा रहेगा, उसका पैर काट दिया जाएगा। जैसा अभी मैं आपको उदाहरण देके भी बताऊंगा। उसके पहले उसका और भी एक कंडीशन है कि चार लघु और पांचवा हलंत। और किंवा प्रथम तीन लघु, पहले तीन हर्फ, तीन अक्षर लघु है, तो मात्रा कितनी हो गई? तीन। अभी प्रथम तीन लघु और जो चौथा गुरु है तो उसे फासला कुबरा कहते हैं। कुबरा बोले तो जैसे
सुगरा बोले तो नज़दीक का, उसके अपोजिट। हम बोलते हैं ना, ये मेरा बहुत नज़दीक का है, अजीज़ है, नज़दीक का है, मेरे दिल के पास है, उसके अपोजिट कुबरा है। सुगरा बोले तो पास का, कुबरा बोले तो दूर का। फासला कुबरा, कुबरा का मतलब है दूर का। जब दूर का है, जैसे हरिणवत, सजवणे, करवणे, मिरवणे इत्यादि फाइलून, गालगा, इस गण में फा ये सबब है और इलून हे वतद है। तो फासला कुबरा, इसके जो उदाहरण हम देखें, हरिणवत, सजवणे, सजवणे, तो करवणे, मिरवणे, ऐसे। तो हम अभी यहाँ रुकते हैं। ये गज़ल का छंदशास्त्र, अरेबिक छंदशास्त्र जैसा मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, क्योंकि मैं 1970 में परभनी में जब बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर को 1969-70 में था, तो मेरी मुलाकात परभनी के एक क्लासिकल सिंगर टीचर डॉक्टर गुलाम रसूल, परभनी के बहुत मशहूर, जिन्होंने मैट्रिक तक पढ़े थे, लेकिन उसके बाद में उनको डायरेक्ट पीएचडी मिली संगीत शास्त्र में। इतना टैलेंटेड आदमी, और उनका ललित कला अकेडमी बोल के परभनी में आज भी मशहूर उनका संगीत विद्यालय है, और वो शास्त्रीय संगीत सिखाते थे। अब परभनी उस टाइम में 69-70 में बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट प्लेस था, लेकिन बहुत छोटा था। तो वो हमारे घर से एक फरलांग के अंतर पर एक मस्जिद है, उसके सामने, अभी वहाँ पे उसके सामने अष्टभुजा मंदिर हुआ है, उसके बाजू में एक छोटे से मकान में मेरे पहले गज़ल गुरु डॉक्टर गुलाम रसूल रहते थे। मैं उनके यहाँ जाता था। वो शास्त्रीय संगीत बच्चों को, जो गायक है उनको पढ़ाते थे। तो मैं जाके बैठता था। तो बोले, क्या सीखना है क्या क्लासिकल? बोला, नहीं, मुझे आपसे गज़ल सीखनी है, मुझे गज़ल सीखनी है। 69 की बात कर रहा हूँ मैं, 69। तो बोले, गज़ल सीखो। बोला, आप सिखाएंगे? बोले, हाँ, मैं सिखाऊंगा। तो उन्होंने मुझे ये फारसी की बहरे एक एक सिखाई। 69-70 2 साल में उन्होंने मुझे कुछ 16-17 बहरे सिखाई, और मुझे बोले कि भाई ये है फारसी की, लेकिन आप गज़ल मराठी में लिखना, लेकिन ये छंदशास्त्र ये लेना है, और ये छंदशास्त्र लेके आपको मराठी में गज़ल लिखना है। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे एक छंदशास्त्र में सरस्वती स्तवन लिखो बोल के मुझे आदेश दिया कि मैं जिस कृषि महाविद्यालय में पढ़ता था, वहाँ पे 72 के 72 के दरम्यान वो कृषि विद्यापीठ हो गया, मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ हो गया, और उसका पहला दीक्षांत समारोह था। और उस दीक्षांत समारोह में डॉक्टर गुलाम रसूल साहब को वो दीक्षांत समारोह के शुरुआत में शारदा स्तवन ये गाने के लिए यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया था।
और उन्होंने वो ऑफ़र मुझे दी कि ऐसा करो, मुझे रेणुका दास कहते थे, रेणुका दास ऐसा करो कि तुम ये बहर में मुझे शारदा स्तवन लिख के दो। तो मैं लिख के दिया उनको। उसमें उन्होंने मामूली करेक्शंस किए और उसको वो म्यूज़िक कंपोज किया। और ये जो बात है 72 की या 73 की है। और वो जो दीक्षांत समारोह था, वो दीक्षांत समारोह में उन्होंने वो सब, उनके साथ संगीत, तबला, पेटी, वो सब उनके शागिर्द सब ने वो मेरी सरस्वती स्तवन ये गज़ल उन्होंने वहाँ पे पेश की। और वो देख रहे थे मेरे गुरु डॉक्टर गुलाम रसूल, क्या रे जिसकी गज़ल है ये, वो तो दिख नहीं रहा सामने, वो तो मिला ही नहीं, वो आया ही नहीं। तो वो थोड़े नाराज़ हो गए, अरे क्यों नहीं आया वो, इतना उसको मैं इज्जत दे रहा हूँ, मेरा शागिर्द है, उसकी मैं गज़ल अभी यहाँ पे कन्वोकेशन में अभी पेश कर चुका हूँ और वो नहीं है। तो उन्होंने अपने एक शागिर्द को मेरे घर को भेजा कि देख रहे क्यों नहीं आया वो। तो बात ऐसी थी कि उसी दिन सुबह मेरे पिताजी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। और जब मेरी उम्र जो थी वो 23 साल की थी। तो वो शागिर्द ने जाके बताया, अरे उनके पिताजी गुजर गए, अचानक हार्ट फेल हो गया उनका, वो गुजर गए। तो मेरा गुरु दौड़ते हुए मेरे घर को आ गया, मेरा सांत्वन किया। बोला, मुझे पहला थोड़ा गुस्सा आया था कि क्या आदमी है, आया नहीं है, उसकी मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ, सादर कर रहा हूँ इतने बड़े कॉन्वोकेशन में। बड़ा कॉन्वोकेशन था, फर्स्ट कॉन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, और नहीं आया। तो मुझे पता चला कि भाई आपके पिताजी अचानक गुजर गए। तो मिलने आ गए, बैठे, आधा घंटा बात किए और मुझे बहुत तसल्ली मिल गई। वो दुख से मैं बाहर आने में मेरे गज़ल गुरु ने मुझे बहुत राहत दी, बहुत समझाया कि चलो आगे बहुत चलना है, बहुत अच्छी बात। और उसके बाद में जब भी मैं उनके पास जाता तो वो मुझे कुछ न कुछ गज़ल सिखाते रहते, कुछ बहरे देते रहते, चेक करते रहते। उसके बाद में देखो 1982 में, 1982 में क्या हुआ कि मेरे दूसरे गज़ल गुरु, आदरणीय गज़ल सम्राट सुरेश भट्ट परभनी में आ गए। 4-5 दिन रुके। वो ऑल इंडिया मुशायरा त्रैभाषिक चलता था जो कलेक्टर परभनी ऑर्गेनाइज करता था, और उसमें सुरेश भट्ट जी आए और मैं वो मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर था कलेक्टर के। तो मुझे कहा गया कि भाई आप ये मराठी के शायर है तुम्हारे सुरेश भट्ट, और आपको ये पर्सनली जिम्मेदारी दी जाती है कि वो परभनी में आने से परभनी से जाने तक आप उनके साथ में रहना, एस्कॉर्ट बोल के 24 घंटे उनके साथ में रहना, उनको कुछ तकलीफ़ नहीं होना। तो फिर मैं उनके साथ में ही था। वो मेरे घर के पीछे ही एक 3 स्टार होटल था, तो उसमें वो रुके हुए थे। और बातचीत शुरू करते 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 उन्होंने, सुरेश भट्ट साहब ने मुझे पूछा कि अरे तू गज़ल लिखता कि नहीं? मैं 10-12 साल से गज़ल लिखता हूँ। तो तेरा गज़ल गुरु कौन है? शायद उनको ये ऐसा होता कि मैं बोलता आप ही है। तो मैं बोला नहीं, मेरे गज़ल गुरु तो डॉक्टर गुलाम रसूल साहब है। तो वो ऐसा एकदम चौंक गए, हैं दूसरा कोई आदमी गज़ल गुरु मराठी गज़ल के लिए? तो मुझे बोले कौन है ये?
तो बोला ये बहुत बड़ा शास्त्रीय संगीत का ये माहिर आदमी है परभनी में, डॉक्टर गुलाम रसूल, पीएचडी है संगीत में। हालांकि उसको पीएचडी के लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लगता है, लेकिन ये आदमी ऐसा है कि मैट्रिक के बाद में इसको डायरेक्ट पीएचडी मिल गई। ऐसा प्रबंध, ऐसा संशोधन, ऐसा राग उसने ढूंढ के निकाला है। तो उन्होंने मुझे ये सब फारसी के बहरे सिखाई है, और उसमें मैं मराठी में लिखता हूँ। तो 2-4 गज़लें देखे मेरे, तो मुझे बोले चल अभी के अभी मुझे उस शख्स को मिलना है, चल। तो वहाँ पे कोई वो कलेक्टर ऑफिस की जीप वगैरह तो नहीं थी, तो साइकिल रिक्शा थी परभनी में, 3 पहिए की साइकिल रिक्शा। तो साइकिल रिक्शा में बैठ के हम डॉक्टर गुलाम रसूल साहब के घर को गए। और यहाँ ये कहना है कि जो कला प्रेमी लोग हैं ना, वो धन के दृष्टि से बहुत कमज़ोर रहते हैं। उनकी दृष्टि कभी धन पर रहती नहीं, कला पर ही रहती है। तो उनका सादा पतरे का घर था, और गुलाम रसूल साहब के घर पे मैं अचानक सुरेश भट्ट जी को लेके गया और उनको बताया कि साहब ये मराठी के बहुत बड़े मशहूर गज़लकार है और ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे गज़ल के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो दोनों की बातें शुरू हो गई। मेरी उम्र कम थी, समझ भी बहुत कम थी। आज भी कुछ बढ़ गई ऐसा नहीं, आज भी कमी है, लेकिन उस टाइम में कुछ समझता नहीं था। वो दोनों रथी महारथी आमने सामने बैठ के ये अरेबिक छंद शास्त्र पे, गज़ल के बहरों पे उनकी जो डीप में 1.5-2 घंटे तक चर्चा चली। मैं अपना बावले जैसा बाजू में बैठ के सुनते रहा। समझ में 1% भी नहीं आ रहा था, इतना ऊपर सर के ऊपर से चले जा रहा था, फिर भी बैठे रहा। और होने के बाद में जब हम वहाँ से उठे और वापस आते हुए मुझे भट्ट साहब ने कहा कि यार तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें ये इतना विद्वान गज़ल का माहिर जो अरबी छंद शास्त्र का अभ्यासक है, जिसने ये पूरा आत्मसात किया है, ऐसा गुरु तुझे मिला है। ये बात ठीक है, लेकिन अभी हम आगे मराठी में जो गज़ल लिखेंगे तो मैं तेरे गज़लों को इस्लाह दूंगा, तुझे समझाऊंगा। बहुत से गलतियां भी तेरे इसमें हैं, वो अलामत की भी गलतियां हैं, ऐसा है। तो मैं बोला मान लिया उस्ताद, आप मेरे दूसरे गज़ल गुरु। और वो उनका जो डॉक्टर गुलाम रसूल साहब का मेन जो था वो शास्त्रीय संगीत था। तो उन्हें बोले मेरे पास जो था मैं तुझे दे दिया, बहरे दे दिया तुझे। अब मैं बहुत कुछ इसे तुझे समय नहीं दूँ, क्योंकि वो सब फ्री में होता था ना उसकी कोई फीस होती थी ना पैसे होते थे। वो कभी कभी मुझे अपने घर पे बैठते थे तो चाय पिलाते थे, उनकी तरफ से ही चाय पीता था, बच्चा था। तो फिर मैंने सुरेश भट्ट जी से कहा कि आप मेरे दूसरे गज़ल गुरु बन जाइए, मुझे मराठी गज़ल में डीप में आप बताते जाइए। और फिर 1982 से मैं हर 3-4 महीने यहाँ औरंगाबाद में मैं वाल्मी में एसोसिएट प्रोफेसर था। वाल्मी बोले तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पूरा महाराष्ट्र उसका ज्यूरिसडिक्शन। और इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स है या जो फार्मर्स है, जो बेनिफिशियरी फार्मर बोलते, लाभधारक जिनको कैनाल का पानी मिलता है, उनको ट्रेनिंग देना। तो हर 3-4 महीने को साल में 3-4 बार मैं नागपुर जाता था। और नागपुर में वहाँ पे जो जापानी गार्डन है उसके सामने इरिगेशन डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट रेस्ट हाउस रहता था, वहाँ पे उतरते थे। दिन भर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था। और शाम के टाइम में मैं सुरेश भट्ट जी के घर को, धनतोली में उनके घर को जाता था। और फिर जो मज़े आते थे, कई साल तक उन्होंने मुझे इस गज़ल के बारे में बहुत बातें समझाई। और मुझे समझ में बहुत कम आता था, बहुत कम समझता था। ऐसा लगता था कि हाँ समझ गया,
लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर फिर पूछेंगे कोई क्रॉस क्वेश्चन तो दिमाग से निकल जाता था। तो सबके बारे में ही होता है, क्योंकि हम जब सुनते हैं, अब मैं मानस शास्त्र का डॉक्टरेट हूँ, साइकोलॉजी का अभ्यासक हूँ, तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो आज सुन रहे हैं 2 दिन के बाद सिर्फ 15%, 15% आपके जहन में, आपके दिमाग में रहता है। 85% वो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। तो सुनते थे, लिख के रखता था मैं, और इसलिए मैं आज भी हम सबको बोलता हूँ कि लिख के रखो। हमारे जो दोस्त है सेलू के गौतम सूर्यवंशी, उनका तो बहुत आग्रह है कि 2-2 रजिस्टर बनाओ और उसमें लिखते जाओ। और ये लिख के रखना ये मुझे बहुत काम पे आया। मेरे पास अभी 72 के पास से मेरे जो नोट्स है, वो एक धर्मयुग का 1980 में एक धर्मयुग बोल के हिंदी में निकलता था, उसका एक गज़ल विशेषांक निकला था। वो 1980 में मैंने जो परचेज़ किया था रेलवे स्टेशन पे, बुक स्टॉल पे, एज फिलर के बुक स्टॉल पे, मुझे वो जैसे ही गज़ल विशेषांक दिखा तो मैं झपट से ले लिया। और आज 2023 में वो अंक अभी मेरे बाजू में यहाँ मैं रखा हूँ। तो ये जो मुझे मेरे गुरुओं ने बिना मूल्य, कोई पैसे लिए बगैर, कोई फीस लिए बगैर, अपना जो कीमती वक्त है जो मुझे दिए, कई घंटे दिए, उसका जो ऋण है, उसका जो कर्ज है मेरे सर पे, वो कर्ज मैं ऐसे वर्कशॉप लेके उसका छटाक भर क्यों न हो कि मेरे जो 2 संग्रह निकले हैं उसमें मैं दूसरे संग्रह में ऐसा लिखा हूँ कि जो तुम्हीं से लिया था वही लौटा रहा हूँ मैं। जो मेरे गज़ल गुरु ने मुझे ये सब सिखाया, ये वतत क्या है, ये सबब क्या है, ये बारीक बारीक चीज़ें मुझे सिखाई, और वो जो मैं सीखा हूँ वो आज मैं लौटा रहा हूँ। तो मेरे गुरु के ऋण से अगर एक कतरा भी मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मुझे बस उसमें खुशी है। इसलिए आज हम यहाँ रुकते हैं। ये अरेबिक छंदशास्त्र के बारे में आपको मैंने बताया। हम तीसरे भाग में गज़ल की जो ये रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता, ये सबको मालूम है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि नहीं हमें ये मालूम नहीं, हमें सिखाना। तो मेरा जो ये बातचीत करने का तरीका है, ये ऐसा है कि अपने वर्कशॉप में जो भी आज ये 35 पार्टिसिपेंट्स है, इसमें इंटेलेक्चुअली जिसका लास्ट नंबर आता है 35 नंबर आता है कि उसका बहुत लो इंटेलिजेंस है, उसकी जो आकलन शक्ति है, ग्रहण शक्ति है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है बहुत लो है। तो उस शख्स को सामने मुद्दे नज़र रखते हुए मैं उससे ये बातें करता हूँ। तो जो होशियार है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो माहिर है गज़ल में, उनके लिए ये मेरा बोलना, ये दम से धीरे से बोलना। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जब अभी मैं ये बच्चों जैसी जो 1st स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में है, उनको पढ़ाने के जैसे बात करता हूँ। लेकिन एक ऐसा ज़माना था जब मैं अमेरिका में विजिटिंग प्रोफेसर था, और थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम AIT, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, AIT, वहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर
रह चुका हूँ, वहाँ पे लेक्चर्स दे चुका हूँ। वहाँ पे मेरे पोल नायक का जो क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल है, जो वो अलग है। जो मैं अमेरिका में जब लेक्चर देता था तो मेरी स्टाइल अलग थी, वहाँ पे सब हायर लेवल के लोग होते थे। लेकिन आज मुझे अपना ज्ञान बताना नहीं है कि मैं कितना बड़ा हूँ, ये बताने की वास्ते ये वर्कशॉप नहीं है। ये जो मैं बातें आपको कह रहा हूँ वो आपके जहन में कितनी बैठ जाती है, कितना पक्का आपको समझ में आता है, ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए मैं बार बार अब पलटा करके देखता हूँ, अब उल्टा करके देखता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, इसलिए कि जिस कम समझ है उससे अगर समझ में आ गया तो बाकी लोग तो ऑटोमेटिक उसमें समझ ही जाती है। तो ये अपनी अपनी स्टाइल रहती है कि सामने वाले को मैं क्या दे रहा हूँ ये उसके समझ में आ रहा है या नहीं, या उसके वो सर पे से निकल जा रहा है, अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो 2-2 बार 3-3 बार, और मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आप 2 बार 4 बार 5 बार सुनो, उसके नोट्स निकालो, पॉइंट्स निकालो, उसका स्टडी करो, तो आपको ये बहुत छंद शास्त्र जो है गज़ल का बहुत बहुत आपको आगे चल के इसका आपको बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो मैं अभी 1 घंटा 12 मिनट आपके लिए आऊँ, और मैं ऐसा ठहराया था कि 30 मिनट के ऊपर नहीं बोलूँगा, तो पहला भाग मैंने बराबर 30 मिनट में ख़त्म किया। लेकिन ये छंद शास्त्र ऐसा है कि जो घंटे भर में क्या 12 घंटे में भी ये पूरा नहीं हो सकता। खाली मैं आपको इसका एक मासला जिसको बोलते नमूना खाली आपको दिया हूँ। ये काम चलाओ है, ये पेट भर के खाना नहीं, ये नाश्ता है, थोड़ा सा पेट भरे जैसा लगना, पेट नहीं भरेगा। फिर भी आप मेरा ये सुन के लिए इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद और जय गुरुदेव।